बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू रेडियो में खुशामदीद। ये कहानी शहरी आबादी से दूर गांव में कच्ची आबादी में बने एक टूटे फूटे से घर की है, जहां एक बूढ़ी अम्मा अपने शौहर और 4 बेटों के साथ रहती थी। उनके चारों बेटे बड़े शरारती और हठधर्म थे, हर वक्त माँ की नाक में दम किए रखते। अम्मा नूरी को बेटी का बड़ा शौक था। वो जब भी बीमार होती और अपने सारे काम करने पड़ते तो उसे और भी एहसास होने लगता कि काश उसकी एक बेटी भी होती, क्योंकि वो समझती थी कि बेटियां बेटों से ज़्यादा एहसास करने वाली और नाजुक दिल होती हैं। बेटों को जब भी वो कोई काम बोलती, मूड होता तो मारे बंधे कर लेते, वरना ज़रा सी डांट पड़ने पर घर से बाहर निकलकर खेल कूद में लग जाते। नूरी का दिल बड़ा दुखता। उसका शौहर सुबह का घर से निकला, रात गए वापस लौटता। वो थकन से इतना चूर होता कि घर आने के फौरन बाद सो जाता। बीवी की मदद करना तो उसके बस की बात नहीं थी। नूरी शिकायत करती तो कभी उसे समझा देता कि बच्चे अभी कम उम्र और ना समझें, बड़े होंगे तो खुद ही अक्ल आ जाएगी। और कभी बच्चों को डांट देता कि माँ का ख्याल रखा करो, माँ की नाफरमानी करने वाला दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वो सब बाप के सामने सीधे बनने की अदाकारी करते हुए सर झुकाकर पूरी बात सुनते, मगर बाद में फिर वही करते जो उनके दिल में आता। एक रोज सुबह के वक्त नूरी उठी तो उसके चेहरे से उलझन जाहिर हो रही थी, जो उसके शौहर ताहिर के चेहरे से नहीं छुप सकी। वो पूछे बिना नहीं रह सका, क्या बात है झलिए, परेशान लग रही है? महंगाई बढ़ गई है, साथ ही खर्चे भी इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि समझ नहीं आती कैसे गुजारा करूं। नूरी अपनी परेशानी को अपनी जुबान पर ले आई। हाँ ठीक कह रही है, इस दौर में सबका यही हाल है। पूरा दिन मजदूरी करके बंदा मुश्किल से 2 वक्त की रोटी तक पहुंचता है। ताहिर ठंडी सांस भरकर बोला, मैंने एक बात सोची है, बुरा ना मानो तो कह दूं। नूरी के कहने पर ताहिर हंस पड़ा। झलिए, तुझे मुझसे बात करने के लिए कब से इजाजत लेने की जरूरत पेश आ गई? अगले माह कुछ सफदर का स्कूल खत्म हो जाएगा, उसको कॉलेज भेजने के लिए बड़ी रकम का बंदोबस्त करना होगा। तुम्हें तो मालूम है सरकारी कॉलेज भी यहाँ से कितना दूर है, फीस भी माफ होती है, किताबों वगैरह का खर्चा सब खुद ही करना पड़ता है, और सबसे बढ़कर गाड़ियों के किराए ही बंदे की जान निकालने के लिए काफ़ी हैं। हाँ बात तो तेरी ठीक है। वो बीवी की बात से 100% मुत्तफिक था। फिर साल साल भर के वक्फे से छोटे तीनों भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जवाब में ताहिर हंकारा भर कर रह गया। मैं शाम के वक्त कोई काम करने का सोच रही हूँ ताकि कुछ पैसे जमा कर सकूँ और वो इनकी पढ़ाई के लिए बचा कर रख लूं। नूरी ने बसल बात मुंह से निकाली तो ताहिर हैरत और गुस्से से उसे घूरने लगा। तू नहीं जानती कि मैं औरत के बाहर निकलने के कितने खिलाफ हूँ? तूने ये बात सोची भी कैसे? दिमाग ठंडा रखो सफदर के अब्बा, मैं कोई सैर सपाटे करने नहीं जाऊंगी, बल्कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए मेहनत करने के लिए निकलूंगी। हौसला नहीं बढ़ा सकते तो रास्ते का कांटा भी ना बनो। उसकी आंखों में आंसू चमकते देखकर ताहिर एकदम नरम पड़ गया। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है झलिए, वो मजीद बोला। घर से निकलकर मेहनत मजदूरी करना कोई आसान काम नहीं है। घरदारी करने और बच्चे संभालने वाली औरत के लिए तो और ज्यादा कठिन काम है। मैं जानता हूँ कि तू बहुत मुश्किल से गुजारा करती है। मैं मजीद मेहनत करूँगा ताकि बेटियों को आला तालीम दिलाने का तेरा ख्वाब पूरा हो। ताहिर समझाने वाले अंदाज में कहकर फैक्ट्री जाने के लिए निकल गया। नूरी मायूस से अंदाज में बच्चों को स्कूल जाने के लिए जगाने लगी। उनको स्कूल भेजकर वो मामूल के काम निपटाने लगी थी कि एम्बुलेंस की तेज आवाज ने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसे हमेशा इस सायरन से खौफ आता, और उस वक्त तो सायरन की आवाज करीब से करीब तर होती जा रही थी। वो चारपाई पर बैठकर एम्बुलेंस में मौजूद अनजाने शख्स की सलामती की दुआ करने लगी। इसी दौरान उसके घर का दरवाजा किसी ने तेज तेज धड़धड़ाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसे मालूम हुआ कि उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी है। रोड पार करते हुए ताहिर को एक तेज रफ्तार ट्रॉलर कुचल कर गुजर गया था। मोहल्ले वालों ने बेबगी की सफ़ेद चादर नूरी को उड़ा दी थी, मगर उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। वो दीवाना वार चीखती हुई ताहिर को पुकार रही थी। और ताहिर, मुझे कहाँ छोड़कर जा रहा है? नाराज़ हो गया है क्या? चारों बच्चों के लिए भी ये हादसा तकलीफ था और नाकाबिले यकीन था। होश संभाल नूरी, तू ही बेगानी होगी तो इन चारों बच्चों को कौन देखेगा? किसी ने नूरी के कान में सरगोशी की तो नूरी ने बेदर्दी से अपनी आंखें रगड़ डाली।
वो वक्ती तौर पर भूल गई थी कि वो एक माँ है, और जब औरत माँ के रूप में होती है तो उसे अपनी कोई खुशी और गम मनाने का हक नहीं होता। वो सिर्फ अपनी औलाद के बारे में सोचती है। सो ये गम खामोशी से ज़िंदगी की दीवार में कभी ना ख़त्म होने वाला खला पैदा करके गुजर गया। उसके सर पर दोहरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वो हिम्मत करके मैदान में उतरी और लकड़ियाँ काट कर फरोख्त करके गुजारा करने लगी। बहुत ही जल्द नूरी को अंदाज़ा हो गया था कि ताहिर ने 100% दुरुस्त कहा था कि औरत के लिए खरीदारी के साथ कमाना कितना मुश्किल होता है। वो सुबह सवेरे उस वक्त उठती जब पूरी बस्ती नींद में डूबी होती। वो अपने घर के छोटे मोटे काम निपटाती और बच्चों के लिए दिन भर के लिए खाना बनाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए जगाती और उन्हें नाश्ता करवाती। हर रोज़ उनके नित नए मसाइल सुनती, उनको हल करवाने की पूरी कोशिश करती। उसके बाद उन्हें स्कूल भेजकर खाली थैला कंधे पर डाले, हाथ में कुल्हाड़ी थामे वो काम पर निकल जाती। शुरू में उसे काम करने में खासी दुश्वारी पेश आई, मगर जल्द ही वो आदी हो गई, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। दोपहर को वो भारी लकड़ियों का थैला अपनी कमर पर लाद कर स्टेशन तक पैदल चली जाती कि किराए के पैसे बचाकर अपने बच्चों की तालीम में लगा सके। वो शहर जाने वाले किसी व्यापारी को वो लकड़ियाँ फरोख्त कर देती, जो उन्हें शहर ले जाकर किसी महंगे दामों फरोख्त कर देते हैं। उसका बड़ा बेटा कॉलेज जाने लगा था। नूरी बेहद खुश थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे। उसकी ज़िंदगी उसी मेहनत की डगर पर चल रही थी। कभी कभी वो शदीद थकन और बेबसी महसूस करती, मगर जब तस्वुर में अपने पढ़े लिखे बेटों का अफसर बना देखती तो मुस्कुरा देती, जैसे वो जल्द ही अपनी पूरी मेहनत वसूल करने वाली हो। दोहरी मेहनत और बेरामी की वजह से वो ढलने लगी थी। उसकी कोई पड़ोसन उसे देखती तो ज़रूर टोकती, नूरी अपना भी ख्याल रख लिया कर, अपनी हालत देख 100 साल की बुढ़िया लगती है। वो हंस पड़ती और कहती, नूरी एक ही बार जवान होगी अब, जब उसके बेटे अफसर लगकर अपने पैरों पर खड़े होंगे और अपनी तनख्वाह हर माह लाकर मेरे हाथ पर रखेंगे। कहने वाली कभी दुआ दे देती और अगर कोई मनचली होती तो हंस पड़ती। बस कर दे नूरी, जागती आंखों से इतने ख्वाब न देखा कर। ये ख्वाब टूट जाए तो आंखें नहीं खुलती, बल्कि उनका कांच आंखें जख्मी कर देता है। फिर वो कभी ख्वाब देखने के काबिल नहीं रहती। नूरी खामोशी से आगे बढ़ जाती। लाख मजबूत औरत सही, मगर अभी उसके अंदर इतना दिलगुर्दा नहीं था कि ऐसी भयानक बातें सोचती और अपने हाथों खुद ही अपनी हिम्मत का खून कर देती। वो अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी, जहां वो अपनी मर्जी के मुताबिक ख्वाब बुनती थी और अपना दिल बहलाए रखती थी। इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं था। बेटे सब अपनी पढ़ाई में मशगूल रहते, उसके पास उनके साथ गुजारने के लिए वैसे भी बहुत कम वक्त बचता था। मज़ीद वक्त गुजरा और वो दिन भी आ गया जिस रोज़ सफदर ने ग्रेजुएशन मुकम्मल करके माँ को गले लगाकर ये खुशखबरी सुनाई। नूरी पर जैसे शादी मर्ग की कैफियत तारी हो गई। उसने मोहल्ले भर में मिठाई तकसीम की और हर जानने वाले को खुश होकर बताया कि उसके सफदर ने 14 जमातें पास कर ली हैं। वो हवाओं में उड़ती फिर रही थी, खुद को जवान और तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसकी खुशी का अंदाज़ा उसके चेहरे से लगाया जा सकता था। सफदर उन दिनों घर पर फारिग था। उसने कद काट भी अच्छा निकाला था। वो उसे गौर से देखती तो वह हैरान होती। वो जिन बच्चों को छोटा समझती थी वो जवानी में कदम रख चुके थे। वो मज़ीद खुशी से फूले न समाते। एक रोज़ वो इसी तरह खुशबाश से सफदर के पास आकर बैठ गई। कॉलेज की पढ़ाई तो तेरी ख़त्म हो गई है, अब ऐसा करते कि जब तक तेरी कहीं अच्छी नौकरी नहीं लग जाती हम खुद शहर में लकड़ी बेचते हैं। नूरी की बात ठीक तरह से पूरी नहीं हुई थी कि सफदर बोल पड़ा, क्या हो गया माँ? मैंने लकड़ियाँ बेचने के लिए इतनी मेहनत से तालीम हासिल थोड़ी की है। मैं अपना स्टैंडर्ड बनाऊंगा, ना कि सारी उम्र लकड़ियाँ काटते गुजारा करूंगा। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, परसों मैं शहर जा रहा हूँ। जब तक नौकरी और रिहाइश नहीं मिलेगी अपने एक दोस्त के पास रुकूंगा। वो माँ को इत्तला देकर वहाँ रुका नहीं था। नूरी तो बस उसे धुंधलाई आंखों से शहर जाने की तैयारी करता देखती रही। वो शहर जाने के लिए इतना पुरजोश था कि माँ की परेशानी भांप नहीं सका। नूरी ने कुछ भी कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो बेशक आला तालीम याफ्ता नहीं थी, मगर ज़िंदगी के बड़े बड़े सबक बखूबी जानती थी। उसे मालूम था कि छोड़ जाने वालों को कोई मिन्नत, समाजियत या कसम रोक नहीं सकती। सफदर के जाने के बाद वो 2 दिन काम पर नहीं जा सकी। जिंदगी यूं चारपाई से लगकर नहीं गुजारी जा सकती। दूसरे बच्चों की खातिर काम तो करना ही है। वो दिल में सोचकर अपने अंदर हिम्मत पैदा करती उठ खड़ी हुई।
ये दिन उसे बड़ा भारी महसूस हो रहा था। सफदर की याद बुरी तरह से सता रही थी। जिस काम को करके एक अरसे तक उसने उसका पेट पाला था, किस बेदर्दी से वो उस काम को हकारत से ठुकरा गया। कुल्हाड़ी मन भर की महसूस हो रही थी। जैसे तैसे उसने इस काम से उसे निपटाया, मगर लकड़ियों से भरा भारी भरकम थैला उठाने की तो बिल्कुल सकत नहीं थी। आज वह हकीकी मायनों में बूढ़ी हो गई थी। वो दरख्त के नीचे बैठकर ज़ारों कतार रोने लगी। जिंदगी भर की मेहनत के बाद बहुत दिल दुखा देने वाला सिला मिला था। क्या तुम अपनी कुल्हाड़ी इस दरख्त पर मार सकती हो? एकदम से दरख्त से आवाज आई तो नूरी रोना भूलकर हैरान नजरों से इर्द गिर्द देखने लगी, मगर उसे पुकारने वाला कोई भी नहीं था। वो खौफजदा सी हुई। डरो मत, हम तुम्हारा गम जानते हैं, बल्कि तुम्हें एक अरसे से जानते हैं। तुम हमारी दोस्त हो। आवाज में बड़ी अपनाइयत और मोहब्बत थी। नूरी उठी, उसने कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी तो यकायक मंजर बदल गया। उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसने एक बंद दरवाजे को तोड़ दिया। वो अंदर दाखिल हो चुकी थी। ये एक महल था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरत जगह पहली बार देखी थी। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे, जिनकी खुशबू ने माहौल को बड़ा दिलकश बना रखा था। वो आंखें बंद करके लंबे लंबे सांस भरकर उस दिल फरेब और मसूर कुन महक को अपने अंदर उतारने लगी। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा घर अच्छा लगा होगा। हमारी दावत को कबूल करने के लिए बेहद शुक्रिया। नूरी ने आंखें खोली तो और आगे बढ़ती चली गई। खूबसूरत लॉन खत्म हुआ तो बड़ा सा दरवाज़ा नजर आया। वो अंदर दाखिल हुई तो दाएं जानिब एक दरवाज़ा था। वहाँ से कुछ लोगों के बोलने की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर दाखिल हो गई। बड़ी सी मेज़ पर नित नए खाने सजे हुए थे। कुर्सियों पर अजीब चेहरे और छोटे कद के बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसे देखकर सब एहतराम से खड़े हो गए थे। उसे बहुत इज्जत से बिठाया गया था। हम लोग मेहनती लोगों को बहुत पसंद करते। तुमने रिस्क हलाल कमाने के लिए मुशक्कत की है, मगर अफसोस तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कदरदान नहीं है। एक लम्हे के लिए दुख भरा सन्नाटा फैल गया। सरदार जिन फिर बोलने लगा, मगर हम सब दिल से तुम्हारी कदर करते हैं और ये महफिल तुम्हारे लिए ही सजाई गई है। नूरी को ये सब कुछ एक ख्वाब की मानद लग रहा था। बहरहाल खाना खाने और बातें करने के कुछ देर बाद नूरी को नींद सी आई थी और उसकी आंखें बंद होती चली गई। उसकी आंख खुली तो वो उसी जगह दरख्त से टेक लगाए सो रही थी। उसकी लकड़ियों का थैला उसके करीब पड़ा था। वो इस सारे वाक़े को एक ख्वाब समझकर उठ खड़ी हुई। उसने जो ही लकड़ियों का थैला उठाया, उसका वजन रुई की मानद हल्का था। उसे हैरत हुई। उसने तेजी से चलना शुरू किया और जल्द ही वो स्टेशन पहुंच गई। लाइए अम्मा, मुझे दे दीजिए। इससे पहले कि वो कोई व्यापारी देखती और उससे बावताव करती, एक भले आदमी ने उसकी लकड़ियों का थैला पकड़ा और अच्छी खासी रकम की गड्डी उसके हाथ में पकड़ाकर रवाना हो गया। वो कभी इस अच्छी खासी रकम को और कभी उस आदमी को हैरत से जाता देख रही थी जो रश में कहीं गुम हो गया था। वो कुछ हैरान और कुछ खुश सी घर लौट आई। दिन उसी तरह से गुजरने लगे। जिन्नात से उसका ताल्लुक मजीद गहरा हो गया था। उसका काम जो बहुत मुश्किल था, पलक झपकते और बड़ी आसानी से होने लगा था। वो जंगल में जाती तो लकड़ियां पहले से कटी हुई मखसूस जगह पर मिलती, जिन्हें चुनकर वो थैले में डालती और जल्द ही अपना काम खत्म करके थैला कमर पर रखती, जिसका कोई वजन महसूस नहीं होता था। स्टेशन पर वही शख्स रोज मिलता और कुछ कहे बगैर खामोशी से लकड़ियां उसके हाथ से लेकर एक मोटी रकम उसके हाथ में थमा देता। नूरी जो हमेशा गिन गिन कर और सोच समझ कर पैसा खर्च करती थी, उसकी ये परेशानी अब दूर हो गई थी। वो खुश रहने लगी थी। सफदर कभी कभार खत लिखकर अपनी खैरियत बता देता था। उसे शहर में अच्छी नौकरी मिल गई थी, मगर नूरी की परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। जिंदगी की परेशानियां भी बाकी थी। एक रोज़ सफदर ने ख़त लिखकर बताया कि उसने वहीं अपने बॉस की बेटी से शादी कर ली है और अब वो गांव वापस नहीं लौट सकता। उसकी जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। ये जानकर नूरी का दिल गम से चकनाचूर हो गया। काफ़ी दिन तक तो वो नहीं संभल सकी। एक रोज़ जंगल में गई तो न जाने उसके दिल में क्या समाई। उसी जिन्नात वाले दरख्त पर अपनी कुल्हाड़ी दे मारी, जिससे वो जिन्नों के महल में दाखिल हो गई। जिन्नात का पूरा घराना उसे देखकर बहुत खुश हुआ। कुछ ही देर में वो उनके साथ घुल मिल गई थी। उनके छोटे बच्चे उसे दादी माँ कहकर पुकार रहे थे। वो बच्ची बनी उनके साथ खेलने लगी
काफ़ी देर उनके साथ खेलने के बाद जब वो थक गई तो वो ये बोलते हुए कमरे में चली गई, मैं बहुत थक गई हूँ बच्चों, मुझे नींद आई है, कुछ देर सोना चाहती हूँ। उसे उस जगह बड़ी मीठी नींद आई थी। वो फौरन नींद की वादी में उतर गई। उसकी आँख खुली तो वो दरख्त से टेक लगाए बैठी थी। इस बार वो बिल्कुल हैरान नहीं हुई थी। एक रोज़ सफदर से छोटे असगर ने भी शहर जाने का फैसला माँ को सुनाया और बाकायदगी से ख़त लिखने का वादा करके घर से निकल गया था। उसे दुख तो हुआ था, मगर इस बार उसने ज़्यादा दिल पर नहीं लिया था। उसके दिल बहलाने के लिए मेहरबान जिन्नात और उनके बच्चे मौजूद थे, जब तक उसके बेहतरीन दोस्त बन चुके थे। उसका जब जी चाहता उनसे मिलने के लिए चल पड़ती, लकड़ियाँ चुनती, महंगे दामों बेचकर घर वापस आ जाती। घर के हालात काफ़ी अच्छे थे, मगर शोहर की मौत और 2 बेटों के जाने के बाद घर उसे काट खाने को दौड़ता। उन दिनों उसके दोनों छोटे बेटों में कोई बात चल रही थी। इससे पहले कि वो पूछती कि मामला खुद ही सामने आ गया। अम्मा, हम दोनों अपनी बाकी की तालीम शहर जाकर हासिल करना चाहते हैं। एक रोज़ वो दोनों खुद ही मिलकर माँ के सामने खड़े होकर ये बात बताने लगे। उन सबको शहर की रोशनी अपनी जानिब खींच रही थी। लकड़ियाँ चुनने वाली उस बूढ़ी औरत की किसी को कोई फिक्र नहीं थी। वो इस बार भी खामोश तमाशाई बनी रही और बाकी 2 पंछी भी उसे पुराने घोंसले में छोड़कर लंबी उड़ान भर गए। नूरी की तो दुनिया ही जैसे अंधेर हो गई थी। वो पूरा दिन बोलाई बोलाई पूरे घर में फिरती और बच्चों को याद करती। कुछ दिन बाद उसे फिर से सब्र आ गया और वो अपने काम पर निकल खड़ी हुई। अब वो काफ़ी वक्त जिन्नात के महल में गुजारने लगी थी। वो उस घराने में एक फर्द की हैसियत रखती थी। वक्त तेजी से गुजर रहा था। नूरी के पास काफ़ी पैसा जमा था, मगर अखराजात ना होने के बराबर थे। उसने अपने घर को तामीर करवाने का फैसला किया और कुछ ही दिन में उसका कच्चा घर एक खूबसूरत 3 मंजिला घर में बदल चुका था। उसके इर्द गिर्द रहने वाली औरतें नूरी की किस्मत पर नाज करती। उनके ख्याल में शहर जाते ही उसके बेटों ने माँ की किस्मत बदल दी थी। वो दुआ करती कि उनकी औलाद भी कोई नूरी के बच्चों की तरह शहर जाकर खूब तरक्की करे। नूरी ने कुछ नादार और यतीम बच्चों को अपने घर में पनाह दे दी थी। उसकी रहम दिली को देखते हुए कई ज़रूरतमंद उसके दरवाजे पर आते और कभी खाली हाथ वापस न जाते। नूरी की सखावत के किस्से दूर दूर तक पहुंचने लगे। नूरी हर आने वाले ज़रूरतमंद को कभी भी खाली हाथ रुखसत नहीं करती थी। लोगों की मदद करके वो बहुत अच्छा महसूस करती। एक रोज़ शहर से उसके बड़े बेटे का ख़त आया था, जिसमें यह खुशखबरी दी गई थी कि वो दादी बन चुकी है। वो खुशी से झूम उठी। इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने के बाद उससे रहा नहीं गया और वो शहर जाने की तैयारी करने लगी। 2 दिन बाद वो ट्रेन में सवार हो गई। उसके पास अपने बेटे के ख़त पर लिखा एड्रेस मौजूद था। वो लोगों से पूछते बड़ी मुश्किल से उस जगह पहुंची। उसने दरवाज़ा बजाया तो वो खुला हुआ था। कौन है? अंदर आ जाओ। अंदर से सफदर की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। सालों बाद वो अपने लाडले बेटे की आवाज़ सुन रहे थे। खैर, वो घर के अंदर दाखिल हुई और राहदारी से गुजरकर जो ही सामने देखा, नज़र हटाना भूल गई। सफदर पूरी दिल जमी से बर्तन मांज रहा था। कनपट्टी पर सफ़ेद बाल झांक रहे थे। जैसे ही माँ पर नज़र पड़ी, वो उछल पड़ा और साबन लगे हाथों समेत माँ से लिपट गया। क्या हालत बना रखी है अपनी, और तू कब से बर्तन धोने लगा? वो टोके बगैर नहीं रह सकी। शहर ने बदल दिया है माँ। पहले तुम्हारा लाडला बेटा था, मगर अब जिम्मेदारियां पूरी करने वाली एक मशीन। वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ एक तल हकीकत बयान कर रहा था। नूरी की आंखें भर आई। सफदर की बीवी मारिया बड़े मज़े से सो रही थी। सफदर ने माँ को पानी पिलाया और बेटी को लाकर माँ की गोद में दे दिया। नूरी पोती को गले लगाकर रो पड़ी। बहुत सरसरी अंदाज में मिली, खुशी का इजहार नहीं किया था। रात का खाना भी सफदर ने बनाया था। हालांकि बच्ची 2 माह की हो चुकी थी, मगर मारिया को घर की कोई परवाह नहीं थी। ज़्यादातर बेड पर ही पड़ी रहती। रात के वक्त सफदर माँ के पास बैठा बचपन की यादें ताज़ा कर रहा था। जब नूरी ने उससे पूछ लिया, बहू घर के काम क्यों नहीं करती? खाना बनाना तूने कब सीख लिया? सफदर ठंडी सांस भर कर रह गया। अम्मा, पराए घर में रहना कोई आसान काम है क्या? मारिया के बाप ने घर और बिजनेस का लालच देकर अपनी खुदसर लड़की मेरे पल्ले बांध दी, जिसके अंदर सिवाय आराम करने और सोने की कोई टैलेंट नहीं है। ख्वार होकर रह गया हूँ।
वरना पहले कहाँ कपड़े धोए थे कभी। अम्मा, तूने तो कभी गिलास तक नहीं धोने दिया मुझे। वो माँ की अजमत तस्लीम करते हुए उसके हाथ चूम रहा था। आंखों से आंसू जारी थे। नूरी का दिल दुख से भर गया। और बिजनेस, वो कौन संभालता है? नूरी के पूछने पर वो एक ठंडी सांस भर कर रह गया। शादी के 2 माह बाद मारिया के पापा सब कारोबार समेटकर दूसरे मुल्क चले गए थे। मैं तो फैक्ट्री में मुलाजमत कर रहा हूँ। मेरी वही रूटीन है अम्मा जो तुम्हारी हुआ करती थी। ये सुनकर नूरी रो पड़ी। ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा ऐसी जिंदगी गुजार रहा होगा। बाकी 3 न जाने किस हाल में होंगे। वो सोचकर रह गई। सफदर से उनके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो तीनों भी शादी कर चुके हैं। इससे ज्यादा वो इनके बारे में कुछ नहीं जानता। कोई राब्ता या ताल्लुक नहीं है। सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं। रात देर से सोने की वजह से अगली सुबह उसकी आंख बहुत देर से खुली थी। बाहर से मारिया की बहुत तेज तेज बोलने की आवाजें आ रही थी। वो शायद गुस्से में थी। तुमने कहा था कि तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो ये माँ कहाँ से टपक पड़ी है? जाने का कोई इरादा है भी कि नहीं? मुझे तो नहीं लगता कि ये टलने का नाम भी लेगी। आखिर मुफ्त की रोटियां तोड़ने को मिल रही हैं, वो भी बैठे बिठाए। आहिस्ता बोलो मारिया, प्लीज। उन्होंने सुन लिया तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। नूरी का दिल मारिया की बातों से ज्यादा इस बात पर दुखा गया कि सफदर ने बीवी को खामोश नहीं करवाया था। वो बस आवाज नीची करने का कह रहा था। वो खामोश और उदास सी मसहरी पर बैठ गई। कुछ देर बाद सफदर ने कमरे में झांका तो घबरा कर पूछने लगा, आप कब उठी अम्मा? अभी उठी हूँ, नूरी नजरें चुरा कर बोली। रात को नींद आ गई थी? सफदर माहौल को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। काम पर जाते हुए मुझे असगर की तरफ तो छोड़ते जाना। अब आई हूँ तो उन सबसे मिलकर ही जाऊंगी। नूरी के कहने पर सफदर के चेहरे पर एकदम इत्मीनान छलका था। कोई असर से एक भारी बोझ से रख गया हो। ठीक है, छोड़ दूंगा, 1-2 दिन रुकती तो सही। वो हामी भरकर तकल्लुफाना अंदाज में बोला तो नूरी खामोश रही। नाश्ते के बाद सफदर ने उसे असगर के घर के सामने छोड़ दिया। उसे जल्द फैक्ट्री पहुंचना था, सो रुक नहीं सका। नूरी के कदम मन भारी हो रहे थे। असगर को देखने के लिए दिल मचल रहा था। उसने दरवाज़ा बजाया तो एक शौक सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसके बाल कटे हुए थे और चेहरे पर मेकअप लगा था। वो दरवाज़ा खोलकर सवालिया नज़रों से नूरी को देखने लगी। मुझे असगर से मिलना है। नूरी के कहने पर उसने हैरत से आंखें फैलाई और फिर एक अदा से बोली, अरे सासू माँ आप? उसकी गर्मजोशी देखकर नूरी के दिल को खासी तसल्ली हुई। उसे बड़ी इज्जत से घर के अंदर बुला लाई। असगर आपका बड़ा जिक्र करते। मुझे बड़ा शौक है गांव जाने का, मगर क्या बताऊं यहाँ के मसले मसाइल और महंगाई जान छोड़े तो कुछ सोचें भी। वो बड़ी चर्ब जुबान थी। एक के बाद एक बात उसके मुंह से निकलती चली जाती। कुछ देर तक नूरी ने तो बड़ी तवज्जो से उसकी बातें सुनी। उसके बाद वो अच्छी तरह से समझ गई कि वो ज्यादा बोलने की आदत से मजबूर है और उसके लिए जरूरी नहीं कि उसकी बात को गौर से सुनकर उस पर कोई रद्द-ए-अमल पेश किया जाए। वो अपनी बात करते हुए अगले बंदे को हाँ हूँ कहने तक की मोहलत देने की भी कायल नहीं थी। रात को असगर आया तो माँ को घर में देखकर खुशी से फूले नहीं समाया। बेटी को अरसे बाद देखकर नूरी की भी आंखें ठंडी हुई थी। रात गए तक वो तीनों बैठकर बातें करते रहे। असगर की बीवी का नाम रेहाना था। अगले दिन सुबह को नूरी जल्दी उठ गई थी। रेहाना ने झट सास से फरमाइश कर डाली कि उसे अपने हाथ के बने पराठे खिलाए। नूरी ने एक अरसे से बेटे के लिए कुछ नहीं बनाया था, सो खुशी खुशी नाश्ता बनाकर पेश कर दिया। असगर नाश्ते से फारिग होते ही काम पर चला गया, जबकि रेहाना शोहर के घर से निकलते ही सज संवर कर अपनी किसी दोस्त की तरफ उसकी इयादत करने चली गई। नूरी को बिखरा घर और गंदे पड़े बर्तन देखकर बड़ी उलझन होती थी। उसने एक नज़र पूरे घर पर डाली और फिर उठकर काम में जुट गई। पहले पूरे घर की सफाई और उसके बाद सारे बर्तन धो डाले। रेहाना वापस आई तो पूरे घर को साफ सुथरा देखकर खुश हो गई, मगर दिली खुशी छुपाकर बोली, अम्मा क्या ज़रूरत थी इतना काम करने की? मैंने आकर करना था। कोई बात नहीं, ये मेरा भी घर है, नूरी ने सादगी से कहा। फिर रेहाना अपनी दोस्त के घर की बातें करना शुरू हुई तो बात अपनी ख़राब तबीयत पर ख़त्म की। उसकी मुसलसल चलती ज़ुबान ने नूरी के सर में दर्द कर दिया था। उसे नींद आने लगी। वैसे भी वो बहुत थक चुकी थी। वो सोने के लिए लेट गई। जैसे ही उसकी आंख लगी
उसे महसूस हुआ कि जैसे उसने कुल्हाड़ी दरख्त पर मारी हो और वो जिन्नाती महल में दाखिल हो गई हो। जिन्नाती महल के तमाम लोग उदास थे, वो अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। बच्चे रो रहे थे, उन्हें समझाया जा रहा था कि नूरी की अपनी खुशी में उन्हें खुश होना चाहिए। उसी वक्त रेहाना के हाथ से किचन से कोई बर्तन गिरा तो वो हड़बड़ाकर उठ गई। दोपहर का खाना तैयार है अम्मा, उठकर खाना खा ले। रेहाना ने उसे जागता देखकर कहा तो वो कुछ न कह सकी। ख्वाब देखने के बाद वो उदास हो गई, उसे अपने दोस्तों की याद सताने लगी। दोपहर का खाना खाकर वो फिर सस्ताने के लिए लेट गई। मन बोझल थस कर आया तो कुछ देर तक माँ के पास बैठा रहा। सुबह मुझे आदिल और फरहान के पास छोड़ देना, मैं उनसे मिलकर घर वापस जाना चाहती हूँ। अम्मा यही हमारे पास रुको, अब वहाँ गांव में हमारा क्या रखा है। असगर के कहने पर वो खफा हो गई और बोली, 50 साल से वहीं रह रही हूँ, वहीं पैदा हुआ है तू नाहंजार। 2 दिन शहर की हवा क्या लगी, गांव बेकार लगने लगा। माँ की डांट सुनकर वो हंस पड़ा और खुशामद भरे अंदाज में बोला, ये डांट सुनने के लिए तो मैं तरस गया था माँ। खैर अगले दिन नूरी तैयार होकर छोटे दोनों बेटों के घर जाने के लिए निकली। उन दोनों ने 2 बहनों से शादी की थी और एक ही घर में रहते थे। माँ की आमद पर वो भी खुश हुए। 2 दिन उनके पास रहकर नूरी गांव वापस जाने के लिए तैयार थी। चारों बेटे उसे ट्रेन तक अलविदा कहने के लिए आए, मगर अफसोस कोई एक भी माँ को रोक नहीं सका। चारों नजरें झुकाए शर्मिंदा थे। सभी माँ को घर में रखने के काबिल नहीं थे। किसी के माली मसाइल थे, किसी के दिल में बीवी का डर था, या कोई सोच रहा था कि माँ उस अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। नूरी दिल में दुख लिए सफ़र कर रही थी। उसे बुरी तरह से शोहर की याद सताने लगी। उसकी मोहब्बत जब तक नूरी की ज़िंदगी का हिस्सा थी, नूरी ने खुद को मलिका समझा था। उसका टूटा हुआ घर उसके लिए किसी जागीर से कम नहीं था। कैसे वो बच्चों की ज़रा सी नाफरमानी की शिकायत अपने सरताज से कर देती। काश आज वो होता तो 2 शिकायतें लगाकर दिल पर पड़ा बोझ ही हल्का कर लेते। नूरी बेहद अफसरदा अपना सफ़र काट रहे थे। दुख के एहसास ने उसके झुर्रियों भरे चेहरे पर मजीद लकीरें डाल दी। उन्हीं दुखी सोचों में सफ़र ख़त्म हुआ और वो अपना छोटा सा बैग बगल में दबाए घर की तरफ चल पड़ी। वो अपना घर छोड़कर आई थी। एक औरत निगरानी के लिए वहाँ मौजूद थी। अच्छे और मुखलिस लोगों का गांव था, सब लोग एक दूसरे के काम आते। वो घर पहुंची तो घर में मौजूद बच्चों ने उसका बड़ी खुशी से इस्तकबाल किया। वो उसे देखकर खिल उठे। नूरी का दिल खुश हो गया, मगर वो सफ़र की थकन महसूस कर रही थी, लिहाजा अपने कमरे में जाकर लेट गई। वो गहरी नींद में थी कि उसे शोर सुनाई दिया। कुछ बच्चे बहुत तेज़ रो रहे थे। उसने गौर किया तो वो उसे पुकार रहे थे। वो उठ बैठी और उसी वक्त सबको हैरान छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ी। शाम का वक्त था, दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। वो मखसूस जगह ही जाकर हैरान रह गई कि वो दरख्त वहाँ मौजूद नहीं है। कोई संगदिल और जालिम इंसान वो दरख्त उस जगह से काट चुका था। वो पागलों की तरह इर्द गिर्द देख रही थी, मगर उसे वो दरख्त कहीं दिखाई नहीं दिया। वो वहीं बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। सुनो अम्मा, मेरी बीवी नाबीना है, वो देख नहीं सकती। उसे किसी औरत की मदद की ज़रूरत है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? एक आदमी ने उसके करीब आकर उसे पुकारा तो वो सर हिलाकर उठकर खड़ी हो गई और उसके पीछे चल पड़ी। काफ़ी दूर जाकर उसे दोनों मियाँ बीवी का घर सन्नाटे में दिखाई दिया। वो दोनों सन्नाटे में अकेले रहते थे। हैरत की बात थी, दिन ढल चुका था, अंधेरा हर तरफ था। वक्त धीरे धीरे सिरक रहा था और ये रात अगली सुबह दोनों मियाँ बीवी को प्यारे से बेटे की सूरत तोहफा दे गई। वो शख्स जिसका नाम सिराज था, नूरी का बेहद शुक्रगुजार था, जिसने इस मुश्किल घड़ी में उन दोनों का साथ दिया। दोपहर होने से पहले नूरी उठ खड़ी हुई और जाने के लिए तैयार थी। सिराज बेटा, मुझे इस वीराने से दूर इसी जगह पर छोड़ाओ, मैं वहाँ से खुद ही घर चली जाऊंगी। ठीक है अम्मा जान, जैसे आपकी खुशी, मगर मैं आपको तोहफा देना चाहता हूँ। सिराज के कहने पर नूरी मुस्कुराई। मैंने ये सब किसी तोहफे के लिए नहीं किया मेरे बच्चे, तुम लोग खुश रहो, मेरी यही खुशी है। इस तोहफे की हकदार सिर्फ आप हो सकती है अम्मा जान। इस तोहफे का हकदार आपके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। सिराज ने उसके पांव पकड़े। नूरी फौरन बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो दोनों घर से निकल पड़े। उसी जगह जहां दरख्त था, सिराज ने एक दिया नूरी की तरफ बढ़ाया। नूरी हैरान से उसे देखने लगी। ये क्या है? नूरी ने पूछा। ये एक जादुई दिया है। रात के वक्त अंधेरे में कमरे में जलाकर इसके जरिए नेक और मेहरबान जिन्नात को बुलाकर उनसे बात की जा सकती है। यही नहीं, मेरे पास ये सोने के सिक्के हैं। मेरी बीवी नाबीना होने की वजह से इन्हें नहीं संभाल सकती, इसलिए मैं इन्हें महफूज हाथों में देना चाहता हूँ। इसी मकसद के लिए आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
मैं कई साल से बेहतर इंसान की तलाश में था जिसे ये सौंप सकता। अब मेरी तलाश खत्म हो गई है। सिराज ने पूरे खुलूस से कहा तो नूरी इनकार नहीं कर सकी और दोनों चीज़ें थाम कर अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। अपने बिछड़े हुए जिन्नात से मिलने का एक सिरा उसके हाथ आ गया था। उसे रात होने का इंतज़ार था। अंधेरा फैलते ही वो कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुछ सोचने लगी। यकीनन मैं कुछ गलत नहीं कर रही, उसने खुद को मुतमईन किया और जादुई दिया निकाल लाई और सहमे दिल के साथ उसे जलाने लगी। जैसे ही दिया जला पूरा कमरा धुएं से भर गया, गोया आग का पूरा अलाव रोशन कर दिया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर एकदम कुछ मेहरबान चेहरे उसे नजर आने लगे। ये मानूस चेहरे उन्हीं लोगों के थे जिनकी उसे तलाश थी। बच्चे नूरी से लिपट गए। अब हम कोहकाफ में रहते हैं और जल्द तुम्हें वहाँ की सैर के लिए भी लेकर जाएंगे। क्या तुम वहाँ जाना पसंद करोगी? सरदार जिनके कहने पर नूरी ने इस बात में सर हिला दिया। काफी देर तक उनकी महफिल जमी रही। यूं लगता था कि जिन्नों की बारात उससे मिलने के लिए उसके कमरे में उतरी हो। वो जिन्नात उसके लिए ताइफ लेकर आए थे। उनके जाने के बाद उसने उनके लाए हुए तोहफे खोलकर देखे तो हैरान रह गई। ताइफ बेहद कीमती, नफीस और महंगे थे। नूरी ने ना कभी इतनी कीमती चीज़ें इस्तेमाल की थी और ना ही उसे इस्तेमाल करने का शौक था। सो सुबह होते ही उसने वो तमाम तोहफे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिए। दूसरों के चेहरे पर फैली खुशी देखकर वो ज़्यादा खुश थी। जल्द ही उसकी सखावत और दरिया दिली के किस्से मशहूर होकर दूर दूर तक फैलने लगे। दूर दराज इलाकों से ज़रूरतमंद लोग उम्मीद का दिया दिल में जलाकर उसके पास आने लगे। उसने कभी किसी की मदद करते हुए तंगदिली से काम नहीं लिया था। बेशुमार लोगों की दुआएं उसके साथ थी। सेहत की तरफ से भी कोई परेशानी नहीं थी। दिन बड़े पुरसकून गुजर रहे थे। उसने अपने गांव में एक स्कूल भी बनवा लिया था जहां गरीब और यतीम बच्चों को मुफ्त तालीम और माहाना वजीफा दिया जाता। वो जब जी चाहता रात के वक्त दिया जलाकर अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात करती और खुश होती। मगर अब भी वो उनके लाए सारे तोहफे सुबह होते ही ज़रूरतमंदों और गरीबों में तकसीम कर देती। एक रोज़ उसे इत्तला दी गई कि एक औरत अपने बीमार शौहर के इलाज के लिए परेशान है और मदद के लिए आना चाहती है। उसने फ़ौरन उसे बुलाने के लिए कहा। कुछ ही देर में एक औरत 2 साल बच्ची को गोद में उठाए नूरी के घर में दाखिल हुई। नूरी उसे देखकर ठटक गई। यही हाल दूसरी जाने मौजूद औरत का था जो खस्ता हाल थी। उसके पुराने कपड़े, टूटी हुई चप्पल उसके बुरे हालात के राज को फाश कर रहे थे। आने वाली भी नूरी को देखकर हैरान परेशान से रह गई। नूरी ने खड़े होकर उस औरत की गोद से बच्ची को लेकर सीने से लगाया, जिसके फटे हुए मैले कपड़े देखकर नूरी की आंखों में आंसू आ गए। वो गैरों के लिए नरम दिल थी, ये तो फिर उसकी अपनी पोती थी। सवाली बनकर आने वाली कोई और नहीं, उसकी बहू मारिया थी। उसने आगे बढ़कर बहू को गले लगाया। अम्मा, क्या तुम ही वो सखी औरत हो? वो हैरान परेशान सी पूछ रही थी। मैं कोई सखी औरत नहीं हूँ। ये यहाँ के रहने वाले लोगों की मोहब्बत है कि किसी भी नाम से मशहूर कर देते हैं, नूरी आजिज़ी से बोली। कुछ देर बाद तसल्ली से बैठकर मारिया ने उन हालात तक पहुँचने की पूरी दास्तान सुनाई। शहर में वोट के लिए जलसे जुलूस शुरू हुए तो जहाँ बहुत से काम मुतासिर हुए। सफ्तर की भी जहाँ फैक्ट्री में वो नौकरी कर रहा था बंद हो गई। घर में रहने की वजह से हमारे पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई। वोट ख़त्म होने के बाद सब कारोबार मामूल पर आ गया। मगर अफसोस, जिस फैक्ट्री में सफदर जॉब कर रहा था वो हमेशा के लिए बंद हो गई। फिक्रमंद होना किसे कहते हैं ये मुझे अब पता चला था। छोटी बच्ची का भी साथ था। सफदर ने बिल्कुल नौकरी ढूंढी मगर कामयाब नहीं हो सका। मजबूरन उसने जो भी हिलकर कभी पानी भी नहीं पिया था, बड़े घरों में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया, जिससे हमारा गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होने लगा। मैं समझी थी कि आजमाइशी इससे बढ़कर नहीं हो सकती, मगर ये तो आगाज था। सफदर बीमार रहने लगा। चिड़चिड़ापन उसकी आदत का हिस्सा बन गया था। पैसे न होने की वजह से इलाज के लिए राजी नहीं होता। एक रोज़ मेरी एक मालकिन जिसके घर में बर्तन धोती थी, उसके यहाँ शादी के 10 साल बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसने खुश होकर सारे नौकरों की डबल तनख्वाह दी। मेरी तो समझो ईद हो गई। पहली फुर्सत में ही सफदर को डॉक्टर के पास ले गई तो गम का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि सफदर के पेट में रसोली है और बर वक्त इलाज न हुआ तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मारिया ये कहकर रोने लगी। नूरी भी फूट फूट कर रो रही थी। बेटे का दुख उसकी बुनियाद हिला गया।
उसने उसी वक्त रेहाना को इलाज के लिए बड़ी रकम दे दी और अपनी अलमारी से ढेर सारी खूबसूरत फराकें और जूते निकालकर अपनी पोती के लिए दिए, जो वो हमेशा किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए अपने पास रखते थे। उस रात वो बहुत उदास सो रही थी। सफदर की फिक्र में सुबह तक नींद नहीं आई, दिल बेचैन ही रहा। एक माह गुजर गया था मगर सफदर की कोई खैर खबर नहीं थी। नूरी उसके लिए फिक्रमंद थी। वो शहर जाने का सोच रही थी मगर इसी दौरान एक दिन सफदर और मारिया बेटी को गोद में उठाए अपना सारा साजो सामान लिए चले आए। नूरी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सफदर माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो रहा था। माँ, तेरे साए के बगैर जिंदगी बड़ी कठिन है माँ। मैं जिंदगी का बोझ अकेले नहीं उठा सकता। मैं तेरे साए में रहना चाहता हूँ। तेरे साथ लकड़ियाँ लेने भी चला जाऊँगा। मैं कभी इनकार नहीं करूँगा। सफदर बच्चों की तरह माँ के गले लगकर रो रहा था। मारिया की आंखों में भी शर्मिंदगी के आंसू थे। वो हाथ जोड़कर नूरी के सामने खड़ी हो गई थी। माँ, मुझे माफ़ कर दो अम्मा। जिस रोज़ तुम्हारा हमारे घर में आखिरी दिन था, मैंने तुम्हें नींद से बेदार होते देख लिया था। जानबूझकर ऐसी दिल दुखाने वाली बातें की थी ताकि तुम घर छोड़कर चली जाओ। वो सख्त शर्मिंदा थी। नूरी का दिल बड़ा सागर था जिसके अंदर सब गर्क हो गया था। उसने उन दोनों को गले से लगाया और दिल से उन्हें माफ़ कर दिया। सफदर ऑपरेशन के बाद अब सेहतमंद था। नूरी ने उसे गांव में बड़ा सा करियाना स्टोर खोल कर दिया था। वो दिल लगाकर वहाँ काम करने लगा। मारिया खुशदिली से घर के काम करती। वो इस घर को अपना घर समझती थी। उसकी बेटी फरिया घर भर के लाडली थी। नूरी के घर आकर अच्छी खुराक और तवज्जो ने उसके गालों पर सुर्खी दौड़ा दी। मारिया शुक्र अदा करती नहीं थकती थी। उसने नूरी के स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर खिदमत खल्क में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। नूरी बहू की नेक दिली देखकर बहुत खुश हुई। नूरी का जब जी चाहता रात के वक्त दिया जलाकर मेहरबान जिन्नात के साथ महफिल से जाती। उसकी ज़िंदगी के इस राज से अब तक सब लोग नावाकिफ थे। उसके नन्हे दोस्त जिन जवानी में कदम रख चुके थे, मगर अब भी वो मिलने के लिए आते तो नूरी के लिए तहाइफ लाना न भूलते। उन्हें शायद मालूम था कि उनकी दी अमानतें नूरी बेहतर मुस्तहिक लोगों तक पहुंच जाती है। मजबूर इंसानों की मदद करने के लिए नूरी से बेहतर जरिया कोई नहीं था, जो आज भी उतनी सादा थी जितने कि वो अपने कच्चे मकान में हुआ करती थी। आज भी वो हवाई चप्पल और सादा कपड़े पहनकर अपनी सादगी पर फख्र करती थी। पोती की शरारतों से लुत्फानंदोज होती नूरी बड़े सुकून भरे दिन गुजार रही थी। एक रोज़ मारिया बड़ी खुश फिर रही थी। घर की सफाई के बाद मुख्तलिफ पकवान पकाने लगी। आज इतनी खास तैयारियां किस लिए हो रही हैं? नूरी पूछे बगैर न रह सकी। खास मेहमान आने वाले, मारिया मायने खेज अंदाज में बोली। ऐसे कौन से मेहमान आ रहे हैं भाई? जरा हमें भी तो पता चले। ये सरप्राइज है, अभी नहीं बता सकती। मारिया ने मुस्कुराकर कहा तो नूरी ना समझी के अंदाज में बोली, ये सरप्राइज भला किस बला का नाम है? मारिया हंस पड़ी। दोपहर को मारिया ने ऊपरी मंजिल पर रहने वाले बच्चों के लिए खाना भेजा तो बेचैनी से टहलने लगी। बहू, आज हमें खाना मिलेगा या भूखे रहना पड़ेगा? नूरी को भूख सताई तो कुछ वक्त दस्तरखान लगने का इंतजार किया। जब खाना लगने के कोई आसार न आए तो गुस्से से बोल पड़ी। मेरी प्यारी माँ, जरा सब्र कर लो। सफदर स्टेशन पर मेहमानों को लेने गया है, कुछ देर में आता होगा, फिर मिलकर खाना खाएंगे। इस बार नूरी सोच में पड़ गई, शहर से कौन आ रहा है? इससे पहले कि मारिया जवाब देती बैरूनी दरवाज़ा खुला और सफदर अपने तीनों छोटे भाइयों और उनकी बीवियों के साथ घर दाखिल हुआ। नूरी उन्हें सामने देखकर हक्का बक्का रह गई। सब बारी बारी माँ से गले मिले। असगर, तुम्हारा गांव कितना खूबसूरत है, हरा भरा शोरो गुल से पाक पुरसुकून सा। मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली अब। रेहाना आदत के मुताबिक बोलती चली गई। वापस जाने के लिए थोड़ी आए पगली? असगर ने कहा तो नूरी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। हमें समझ आ गई अम्मा, तुमने हमारे लिए बहुत दर्द सहे, मेहनत करके परवान चढ़ाया। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। असगर ने कहा तो बाकी सब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। मैं तुम सबके कमरे तैयार करवा चुकी हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मिलकर खाना खाते हैं। मारिया ने कहा तो सभी उठ खड़े हुए। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। मारिया के हाथ का बना खाना सबको बहुत पसंद आया। खाने के बाद खुशगपियों के दरमियान सब्ज चाय का दौर चला। रेहाना, अब तुम बोलते हुए ब्रेक पर पाँव रखना सीख लो ताकि घर के दूसरे अफराद को भी कुछ कहने का मौका मिल सके। असगर ने कहा तो सब हंस पड़े। तुम कभी मेरी कदर ना करना।
रेहाना मसनूई गुस्से से बोली और साथ ही कोई नया किस्सा सुनाना शुरू कर दिया। नूरी एक अरसे बाद आज पूरे दिल से मुस्कुराए थे। उसे अपना घर आज मुकम्मल महसूस हो रहा था। वो दिल ही दिल में अपने बच्चों की नज़र उतारने लगी। रात गए तक महफिल जमी रही। अब अपने अपने कमरों में चले जाओ बच्चों, रात हो चुकी है और तुम लोग भी थके हुए हो, नूरी ने कहा तो सब खामोश हो गए। चले जाएंगे अम्मा, मगर हम तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये उसका सबसे छोटा बेटा था। फिर माफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला शुरू हो गया। नूरी के दिल में कोई गिला शिकवा था और ना ही उसने कोई शिकायत की। दिल से बच्चों को माफ़ करके ज़ुबान से इकरार कर दिया तो वो सब अपने ज़मीर पर पड़े बोझ से आज़ाद होकर सोने के लिए चल दिए। अपने कमरे में आकर नूरी ने दिया जलाकर अपने दोस्तों से मिलना चाहा। न जाने क्या हुआ, दिया जलकर ही नहीं दे रहा था। आग दिए को छूकर एकदम ठंडी हो जाती। नूरी बहुत देर तक कोशिश करती रही मगर हर कोशिश बेकार गई। वो मायूस होकर सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर में नींद उस पर मेहरबान हो गई और वो इस फिक्र से आज़ाद हो गई। कई साल गुजर गए हैं। नूरी आज भी अपने बच्चों के साथ उस घर में बहुत खुशहाल जिंदगी बसर करते हुए मजबूर लोगों की मदद करती है, मगर हर रात वो उस दिए को जलाने की कोशिश ज़रूर करती है जिससे लकड़ियां चुनने वाली उस बूढ़ी और मेहरबान जिन्नात की बहुत सी यादें जुड़ी हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू रेडियो को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।